हेलो हबीबी, वेलकम टू एनसीईआरटी हबीबी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास 8th से। सबसे पहले हमने उठाई है सामाजिक विज्ञान की बुक, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम हैं हिंदी मीडियम वाले, तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में। तो सामाजिक विज्ञान की जो बुक का नाम है भारत और समाज का अध्ययन, भारत और उससे आगे, ठीक है। समाज का अध्ययन करना है, भारत के बारे में भी करना है, भारत से आगे भी करना है, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है, अध्याय नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग, ठीक है। तो बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है? संसाधनों के बारे में पढ़ना है, और उनका उपयोग हम कैसे करते हैं ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो संसाधन, सबसे पहले मैं आपको अगर संसाधन के बारे में बताऊं कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, संसाधन का मतलब ये है जो भी कोई वस्तु है, ठीक है, प्रकृति में या फिर हमारे आसपास जो भी वस्तु है, वो अगर हमारे यूज में आ रही है, ठीक है, अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन है। अभी छोटी सी बात, आप इतना समझ लिए बस, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन अगर फालतू पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, फालतू पड़ा है, तो ये मेरे लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मेरे लिए काम का हुआ कि नहीं भाई, मेरे को तो इस पेन के बिना मैं लिख ही नहीं सकती, इस पेन के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो ये संसाधन है, क्योंकि ये मेरी लिखने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रकृति में जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी वस्तु उपलब्ध है, जिनका यूज हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन बन जाती है। तो ये संसाधन का बेसिक मतलब है, ठीक है। अभी हम आगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे जो अच्छी बात ये है कि हम जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ऐसी अफवाहें हैं कि न्यू एनसीईआरटी बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रट्टा मारिफिकेशन खत्म हो गया है, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मैं आपको पहले चैप्टर की झलक दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सब लोग दिल थाम के बैठ जाइए, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए, ठीक है। टेंशन, ये आ गया पहला चैप्टर, ठीक है भाई, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग, ठीक है। तो ये आपका अध्याय नंबर 1 है आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक का। बात आ गई समझ में? अब देखिए चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक विचार दे रखा है, ठीक है। तो यहां से ये है कि भाई संसाधन के बारे में किसी ने क्या कहा है, और इसका सोर्स से बहुत ही खतरनाक है भाई, क्रिस्टियाना फिगुएरस और टॉम रिवेट कार्नेक, द फ्यूचर वी चूज, ठीक है। यहां से ये बात उठाई गई है और आपकी एनसीईआरटी में लिख दी गई है, ठीक है। इसको क्या हो जाता है स्मार्ट बोर्ड को? चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं। देखिए, समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो जो भी सामाजिक विज्ञानी है, जो भी चिंतन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति को आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया कि हम प्रकृति से सोर्स उठाएंगे, यूज करेंगे, हम सोच ही नहीं रहे प्रकृति के बारे में। जैसे कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि भाई आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, या फिर कल को जब हमारे लिए वापस आवश्यकता होगी पेड़ों की, तब क्या होगा। तो भाई अगर आप एक पेड़ काट रहे हो, तो उसके बदले में आप 10 पेड़ लगा दो ना। उसमें आपका क्या जा रहा है? आपको पेड़ काटने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है, आपको 10 पेड़ लगाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी। बात आ गई समझ में? कितनी छोटी सी, इतना सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो कल को वही चीज आपको फिर फायदा देगी, ठीक है। तो ये है कि आपको प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। अगर आप प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो भाई प्रकृति का भी तो ख्याल रखो ना। प्रकृति आपको हर चीज दे रही है, तो आप भी प्रकृति का थोड़ा सा ख्याल रखो कि कल को हमारे लिए जब भी आवश्यकता पड़े, तो प्रकृति हमारे लिए फिर से तैयार रहे देने के लिए। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो प्रयुक्त संसाधनों का हम क्या करें? पुनरुपयोग करें हैं, अपशिष्ट को न्यूनतम करें। जो भी अपशिष्ट है, जो भी कचरा हम लोग डाल रहे हैं, जो भी अपशिष्ट हमने किया है, उसको हम क्या करें? कम से कम करें हैं, ठीक है। तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करें, और जो भी संसाधन कुछ ऐसे हैं जो समाप्त हो गए हैं, उनकी पुनः पूर्ति हम कैसे करें, ठीक है। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा, जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता है और पुनर्चक्रण करता है। तो भाई प्रकृति जो है ना, एंड में जाके प्रकृति जो है वही सभी संसाधनों का क्या है? पुनर्निर्माण करता भी है और पुनर्चक्रण करता भी है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। बात आगे समझ में? यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दे रखा है। तो देखिए एनसीईआरटी में सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो ये है कि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिए ना, बहुत ही शानदार दिए। आपको फील होगी वो चीज, आपको ऐसा लगेगा यार सच में हम तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वाटरफॉल एक दे रखा है, वाटरफॉल के साथ यहाँ पे ये देखिए ट्रेन भी दिखा रखी है। वाओ यार, अब ये क्या है भाई? ये है दूध सागर जलप्रपात रेलवे पुल, ठीक है, गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर ये एक
वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ठीक है, और यहाँ पर रेलवे पुल भी है। तो देखिए कितना शानदार नजारा ये लग रहा है, ठीक है। तो बोरिंग डायग्राम्स को हटा करके एनसीईआरटी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम्स जो हैं वो अभी इसमें ऐड किए हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन मुद्दे की बात आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए सबसे पहला है, हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन को देखेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वो एक संसाधन के रूप में कैसे काम करती है, वो पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है भाई, जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की कितने तरीके के संसाधन होते हैं, ठीक है, हम कैसे उनको वर्गीकृत कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जीवन के विभिन्न पक्ष और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य में क्या संबंध है। जो भी हमने संसाधनों का वितरण किया है उनका संबंध हमारे जीवन से किस प्रकार से है, ठीक है। तीसरी बात आती है प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग या अतिशोषण से क्या आशय है, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का जो हम असंधारणीय उपयोग कर रहे हैं या फिर हम अतिशोषण मतलब हद से ही ज्यादा, हमको कोई टेंशन ही नहीं कि पानी बह रहा है तो बह रहा है, ठीक है, पेड़ कट रहे हैं तो कट रहे हैं, हम कुछ सोच ही नहीं रहे, हम उनका इतना ज्यादा अतिशोषण कर रहे हैं, तो उससे आशय क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। बात आगे समझ में, तो ये कुछ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई, क्या थ्योरी है, स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले क्या है, देखिए प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। इससे पहले कुछ और डायग्राम यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप देखिए एक बार, ये देखिए सबसे पहला डायग्राम क्या है, प्रवाहित जल की शक्ति को विद्युत में रूपांतरित करता हिमाचल प्रदेश में एक लघु जल विद्युत संयंत्र। ये क्या है बच्चों, एक जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जल की जो शक्ति है उसको विद्युत में रूपांतरित कर रहा है। ये तो हम सबको पता है कि जो बिजली बनती है, जो लाइट बनती है, उसमें जल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पानी से ही क्या होता है बच्चों, बिजली बनती है। तो जल की जो शक्ति है उसको विद्युत में रूपांतरित करता हुआ जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का एक डायग्राम है, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या है, एक अपतटीय तेल संयंत्र जो है वो समुद्र के नीचे से खनिज तेल निकालते हुए, तो समुद्र के नीचे से जो हम खनिज तेल निकालते हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार की मशीनों से निकाला जाता है, इस प्रकार के संयंत्र लगा दिए जाते हैं समुद्रों में और तब जाकर के खनिज निकलता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम था। अब हम देख लेते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कि प्रकृति जो है वो कब एक संसाधन बन जाती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। देखिए प्रकृति शब्द जो है, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रकृति का मतलब आप क्या समझते हो। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि प्रकृति है क्या चीज, प्रकृति में क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकृति शब्द का एक अर्थ उन सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग है परंतु मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। सबसे पहली बात तो प्रकृति का मतलब ये है कि जो कुछ भी चीजें हमारे पर्यावरण में है लेकिन वो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, वो प्रकृति। जैसे कि ये पेन है, ये पर्यावरण का भाग है, ये हमारे आसपास है, पेन है, बट इस पेन को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है ना, तो ये तो मानव निर्मित हो गया। इस पेन को हम प्राकृतिक नहीं बोल सकते। हाँ, इसका जो सोर्स है एंड में जाके हम देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हुआ है, वो चीज हमें प्रकृति से मिली है। लेकिन ये पेन जो है इसको हम प्राकृतिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये मानव निर्मित है, ये मानव ने बनाया। तो वो चीजें जो मानव ने नहीं बनाई है, ठीक है, वो क्या है, सब कुछ प्रकृति में आती है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, ठीक है, या उपभोग के लिए इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए निर्जीव और सजीव का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे बेसिक मतलब ये है सजीव और निर्जीव का मतलब। सजीव आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। देखिए सजीव का मतलब क्या है, स मतलब साथ में और जीव मतलब जीवन, कि जिनके साथ में जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जीते हैं, मरते हैं, वो होते हैं सजीव, ठीक है। और निर्जीव का मतलब क्या होता है कि जिनके साथ में जीवन नहीं होता। जैसे कि ये पेन है, ये क्या है, एक निर्जीव है। अब ऐसे मत बोलना कि मैम पेन चलते चलते पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो हम कह सकते हैं पेन सजीव है। नहीं भाई, उसके साथ जीवन नहीं है, वो अपने आप गिरो। अब आप पेन को पढ़ दो, पेन पड़े रहेगा 10 साल तक। अगर आप उस पेन को टच नहीं करोगे तो उसकी स्याही खत्म हो जाएगी क्या, कि वो चलते चलते अपने आप ही खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। जो चीजें अपने आप ग्रो करती है, जिनके अंदर जीवन होता है, वो सजीव होती है, ठीक है। जिनके अंदर जीवन नहीं होता है वो निर्जीव होती है। तो प्रकृति के अंदर जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं जो प्रकृति का हिस्सा है लेकिन वो मानव ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति में आता है, ठीक है। अब बात यह है कि जब ये वस्तुएं मानव यूज करता है अपनी आवश्यकता के लिए तब वो संसाधन बन जाती है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ क्या है, अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि पेड़ सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। अब आप मुझे सोचकर बताओ भाई, पेड़ क्या है, सजीव है,
ठीक है। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि पेड़ मतलब ज्यादातर तो यही होता है कि ना पेड़ अपने आप उग जाते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे जंगल वगैरह में कौन जाएगा एक एक पेड़ को लगाने, पानी देने थोड़ी ना जाते हैं। चलो घर में अगर हमने थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनका हम ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो भी जंगल वगैरह है जहाँ भी चारों तरफ के पेड़ पौधे आते हैं ये तो अपने आप ही ग्रो करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं भाई, श्वसन क्रिया भी करते हैं पौधे, अपना खाना भी बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है वो है सजीव, वो आते हैं हमारे सजीवों में। ठीक है, अब पौधों से हमें क्या मिला भाई, लकड़ी मिली। ठीक है, लकड़ी मिली पौधे से हमें, पौधे से हमें फल मिला। बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं हमारे लिए पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे हमारे लिए संसाधन है। अगर ऐसा होता ना कि पेड़ पौधे बस ग्रो कर रहे और मतलब सूख के झड़ जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, हमारे तो कुछ काम के नहीं है, तब वो हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, संसाधन कब कहलाएंगे, जब वो हमारे कुछ काम आ रहा है। अब पेड़ पौधे हमें फल भी दे रहे हैं, हमें लकड़ी भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो रही है पेड़ पौधों से, तब हम उन्हें संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक पेड़, उससे हमने फर्नीचर बनाया, हमने एक लकड़ी की कुर्सी बना ली, तो वो पेड़ हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। बात आ गई समझ में, एक पेड़ से अगर हमें फल मिल रहा है तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। मतलब हमारे काम में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस फालतू पड़ा है और हम कहें कि नहीं ये संसाधन है। नहीं, वो काम में अगर आ रहा है तो वो संसाधन है। आप हम यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए वृक्ष पर्यावरण का अंश है, वे मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। ठीक है, जब हम उन्हें काटते हैं या फिर उनकी लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। कि जब हम वृक्षों को काट करके उनकी लकड़ी से जब हम फर्नीचर बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक संसाधन बन गए। ठीक है, हमारे लिए इतने ज्यादा वो उपयोग में रहे। ठीक है, प्राय ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध जो है वो नहीं होती है। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है। ठीक है, समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है, हाँ हम कह सकते हैं। अब लेकिन क्या है कि भाई वहां पहुंचने की तकनीकी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब पेड़ पौधे तो ये है हमें इजीली मिल गए। ठीक है, वायु है हमें इजीली मिल जाती है, पानी जो है वो हमें इजीली मिल जाता है, लेकिन हम सोचे कि यार हमें तो खनिज तेल चाहिए। अब खनिज तेल निकालने के लिए आपको क्या करेगा, समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को तो तैरना आता है, मैं तो समुद्र के अंदर कूद जाऊंगा, डुबकी लगा दूंगा, खनिज लेऊंगा बहुत सारे निकाल के। पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तकनीक होनी चाहिए आपके पास, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े संयंत्र होने चाहिए, उसके बाद जाके आप उस चीज के लिए कर सकोगे पहल कि हाँ भाई हम यहाँ से खनिज निकालें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तकनीक होनी चाहिए, और तकनीक में लगता है बच्चों बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर निष्कर्षण की लागत जो है वो बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज है सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकते हैं। यहाँ पे इस बात को समझना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, तो वो लोग कहेंगे कि नहीं भाई। जैसे कि इसका एक हम बहुत अच्छे एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष है। ठीक है, तो उसको इतना ज्यादा पूजनीय माना जाता है। ठीक है, उसके लिए इतने सारे लोगों ने जो है वो बलिदान दिया था, क्योंकि वो उस वृक्ष को बहुत ज्यादा पूजनीय मानेंगे, तो वो उस वृक्ष को काटने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है बहुत ज्यादा। बात आ गई समझ में। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि तुलसी का पौधा है। ठीक है, तो कल्याण के लिए उसकी पूजा की जाती है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप तुलसी के पौधे को नष्ट कर दो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्या है कि सांस्कृतिक रूप से महत्व रखती हैं, तो हम फिर उसको नहीं काट सकते, तो उसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, पवित्र उपवनों में वृक्षों को काटना, कि जैसे कि कोई अगर पवित्र उपवन है तो वहां पर आपको वृक्ष काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था चमोली गांव में। वहां पे लोगों ने क्या किया था कि हम आपको ये वृक्ष नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, काफी सारा विरोध किया था। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन लोगों ने क्या किया था, पेड़ों से जाकर के चिपक गए। ठीक है, और जब वो पेड़ों से जाकर के चिपके हैं तो उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया गया। तो इतने काफी सारे लोगों ने वहां बलिदान दिया था। ठीक है, चिपको मतलब वृक्षों के लिए। आप ये देखिए, तो जो चीजें सांस्कृतिक रूप से महत्व है या फिर पर्यावरण को बचाने के लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। ठीक है, तो हमें क्या है कि थोड़ा बहुत उनसे सीखना चाहिए कि हाँ भाई। अब ये हो गया, तो देखिए अब हम आगे देखते हैं। इसलिए किसी भी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए, अब मतलब कोई भी अगर तत्व है वो संसाधन कब कहलाएगा, तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली तो यह है कि उसे तकनीकी रूप से क्या होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, यह पहली शर्त है। ठीक है, मतलब उसकी तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि हमें आसानी से वो मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ताकि हम उस तकनीक का यूज करके किसी भी तत्व को संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकें। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, उसका जो दोहन है वो आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, व्यवहार्य होना चाहिए। मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि भाई हम किसी भी तकनीक का यूज करके और हम किसी भी तत्व को संसाधन के रूप में प्रयोग कर सके। ठीक है, तो पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए पैसा होना चाहिए।
तीसरी जो शर्त है वो यह है कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाई थी, ठीक है, कि किस तरीके से संस्कृति बीच में आ जाती है। और मतलब कोई भी संसाधन है तो पहले संस्कृति जो है उसका हमें देखना होगा। जैसे कि आप तुलसी के पौधे को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पूजा की जाती है, या फिर कहीं कहीं पर बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिन्होंने अपना अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि नहीं, ये जो है हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसलिए हम इसको नहीं काटने देंगे, नष्ट नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से ये है कि वो जो चीज़ है, वो जो तत्व है जिसे भी हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, सामान्यतः दोहन शब्द का एक नकारात्मक अर्थ होता है। देखिए दोहन का मतलब क्या होता है कि मतलब हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन बहुत हद से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं उस चीज का, तो वो एक दोहन होता है। उसका मतलब एक नकारात्मकता में चला जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण। ठीक है, क्या निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग, मतलब इन तीनों संदर्भ में हमने यहाँ पर दोहन शब्द का यूज किया है। बात आ गई समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें से कुछ जो है वो कई लाख वर्षों में निर्मित हुए। अब ये तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर कितने ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं, तरह तरह के, ठीक है, बहुत सारे संसाधन हमें मिलते हैं। अब इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं कि भाई जिनको बनने में लाखों वर्ष का टाइम लगा है, मतलब बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद तैयार होके वो हमें मिले हैं, ठीक है, निर्मित हुए हैं, और जिन्हें मानव ने ग्रहण भी किया है और उनका उपयोग करना क्या है, सीखा है। ठीक है, इनमें प्रत्यक्ष रूप से कौन से हैं, जल, वायु और मृदा जो है वो सम्मिलित है। अब यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो जल है, ये एक पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल हमें नजर आ रहा है, एक सेकंड में तो नहीं मिला है ना, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद हमको इतना ज्यादा जो है जल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ऐसे ही वायु है, मृदा है। अब ये जो है ये हमारे लिए क्या है, प्रत्यक्ष संसाधन है। मतलब हम इनको एज इट इज, मतलब जैसे हम देख रहे हैं वैसे हम यूज भी कर रहे हैं। हम चलते चलते वायु का यूज कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पानी है, नदियां बह रही हैं जगह जगह, तो हमको जल, पानी, मिट्टी जो है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से इजीली मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, जैसे कि कोयला, ठीक है, खनिज। अब ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते जा रहे हैं, भैया सोने की खदान मिल गई, चलो सोना निकाल लो, नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि वो एक बहुमूल्य खनिज है। ठीक है, तो जितने भी खनिज हैं या फिर कोयला है, ठीक है, तेल जो हम निकालते हैं, तेल है, पत्थर है, धातु अयस्क है, लकड़ियां हैं, ये हमको प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं मिल जाती कोई चीज़ कि हम चलते चलते जा रहे हो हमें कोयले की खदान मिल गई। उन चीज़ों के लिए हमें तकनीक हमारे पास होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े संयंत्र होने चाहिए, तो ये जो है अप्रत्यक्ष होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ खनिज, कुछ संसाधन जो है वो प्रत्यक्ष हो गए और कुछ संसाधन जो है वो अप्रत्यक्ष हो गए। अप्रत्यक्ष में कौन से संसाधन आएंगे वो आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष में कौन से संसाधन आएंगे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से कुछ डायग्राम्स आ गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले सामान्य जुताई से भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है और मृदा की नमी बनी रहती है। जब किसान जो है वो सामान्य जुताई करता है तो भूमिगत जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या होता है, न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है और मृदा की जो है वो नमी बनी रहती है। जब हम ये इस तरीके से सामान्य जुताई करते हैं ना, आजकल तो क्या है बहुत सारे संयंत्र है, मशीन है, लोग कर ही रहे हैं, बट ये बहुत पुराने जमाने वाली बात है कि इस तरीके से दो बैलों को साथ लिया जाता है और उसके पीछे हल बांध दिया जाता है। तो उसका क्या बेनिफिट है वो हमें यहाँ दिया है। पहली बात तो यह है कि न्यूनतम व्यवधान तो उत्पन्न होता है उसमें, लेकिन जो मृदा की जो नमी है वो क्या है, बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है मधुमक्खी के छत्ते से शहद। ये मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा जगह जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिए हैं। अभी हम चलते हैं आगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे अनदेखा नहीं करें। ठीक है भाई, तो हमें इसको अनदेखा नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसके बारे में देखना है, आंखें खोल के एकदम से देखिए। विश्व की अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है। तो ऐसी परंपराओं के बारे में आप भी जानते होंगे जहां पे प्रकृति की पूजा की जाती है, और बहुत सारी परंपराएं जो है वो विश्व में प्रचलित है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है।
ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो जहां पर प्रकृति की पूजा की जाती है वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्रकृति जो है वही हमारी पालन करता है और वही हमारी पोषण करता है। जैसे कि यहाँ पे देवी रखा है, देखिए कल्याण हेतु तुलसी की पूजा की जाती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं। क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इसे प्रतिबिंबित करती हैं? तो कुछ प्रथाएं आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। कुछ प्रथाएं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रकृति को लेकर काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक है वसंत पंचमी, ठीक है। जैसे कि वसंत पंचमी है, ओके, वसंत पंचमी है, छठ पूजा है, ठीक है, छठ पूजा है, या फिर कुछ लोग सूर्य की भी पूजा करते हैं। तो ये सब जो है वो प्रकृति को लेकर के क्या है बच्चों, परंपराएं हैं, ठीक है। अब कुछ परंपराओं के नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इन्होंने बोला है आइए विचार करें, ठीक है भाई। क्या विचार करना है? देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा ठहरिए, मतलब कि आपको थोड़ा सा ठहरना है, ओके। स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, इनमें से प्रत्येक का उद्गम स्रोत क्या है। मतलब कि आपके आसपास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, कोई प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है, ये प्लास्टिक का पेन है, इसका उद्गम स्रोत क्या है, ठीक है, इसका आखिरी पॉइंट क्या है। किसी ना किसी मोड़ पर ये सभी प्रकृति की ओर ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके वस्त्र पर लगा प्लास्टिक का बटन भी, जब हम एंड टाइम में जाएंगे ना, अभी तो हम सोचेंगे नहीं ये जो पेन है ये किसने बनाया है, ये तो मानव ने बनाया है। भाई मानव ने बनाया तो है, लेकिन कैसे बनाया है, इसका उद्गम स्रोत क्या है। तो एंड में जाके क्या निकलेगा कि प्लास्टिक हमें कहाँ से मिल रहा है, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रकृति से हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसका देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपकी किताब है, ठीक है, कागज है। अब आप सोचोगे भाई कागज जो है, हमारी जो किताब है, ठीक है, सबसे पहले तो आप सोचोगे तो कागज से बनी है, ठीक है, और ये कहाँ बनी है, फैक्ट्री में बनी है, ठीक है भाई, वो तो बन गई, मानव ने बनाई है, तो इसका संबंध प्रकृति से कैसे हुआ? भाई इनडायरेक्ट वे में वो प्रकृति से रिलेटेड है। अब वो कैसे कि कागज हमें कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है, पेड़ों से बनता है कागज, ये तो आपको पता है। तो ऐसे जब आप लास्ट में जाके देखेंगे ना, तो हर चीज का जो रिलेशन है वो प्रकृति के साथ निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ श्रेणियां दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हम प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग उन सामग्री और उन पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संसाधन शब्द का आप प्रयोग समझिए, हम क्यों कर रहे हैं, उन सामग्रियों के लिए और उन पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधन हमने समझा दिया, ठीक है, ब्रीफ में एकदम, कि लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि संसाधन ये है। बात आगे समझ में, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां, ठीक है, श्रेणी कौन कौन सी है। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं, ठीक है। अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम उसमें नामकरण सीखते हैं, ठीक है, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना सीखते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं तब हम कुछ समान विशेषताओं का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों का इस प्रकार नामकरण करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित कर सकें, जब ये नाम और अर्थ जन समूहों में साझा किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हमने नाम लिखा, जब हमने वर्गीकरण किया, ठीक है, तो फिर जब हम उन्हें साझा करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, तब इससे सहायता मिलती है। ऑब्वियस सी बात है ना। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं वर्गीकरण का, जैसे कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, अब आप ये समझिए कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक ऐसे अनाप शनाप भरी हुई है। अब आप जा रहे हो भाई, ढूंढ रहे हो, मेरे को साइंस की बुक चाहिए, मेरे को हिस्ट्री की देखनी है, मेरे को इस क्लास की देखनी है, उस क्लास की देखनी है, तो वहां पे क्या चीजें आसान नहीं होंगी, आपके लिए मुश्किल होगा किताब ढूंढना। लेकिन अगर किसी भी लाइब्रेरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, ठीक है, किताबें पूरी सेक्शन वाइज जमा रखी है, सबसे पहले क्लास वाइज उन्होंने रखा है, फिर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज रखा है, तो आप फटाक से, आपको क्या है कि भाई मेरे को ये वाला चाहिए, आप वहीं तुरंत पहुंच जाओगे और आपको इजीली वो चीज मिल जाएगी। तो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। ऐसे ही हमारी भी प्रकृति में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, हम उनका भी वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। हम विचारों या वस्तुओं को एक समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा था। जैसे ही हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है। ये श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। बात आ गई आपको समझ में। यहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं, मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया है कि जैसे कि हमने सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ा था। अब प्रकृति में तो बहुत सारी वस्तु पाई जाती है, लेकिन हमने उनको बांट दिया कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। बात आ गई समझ में। ऐसे ही हम संसाधनों का भी वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। आइए विचार करें,
प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हमें कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं या करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं भाई ऐसे कौन से मानदंड होंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि हमारा मन करो और हमने कुछ भी उठा के क्लासिफिकेशन कर दिया, कुछ मानदंड भी होंगे, ठीक है। अब वो मानदंड कौन से होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखिए कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम उन संसाधनों को देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए क्या है, सबसे पहली बात तो अनिवार्य है। अब ऐसे बहुत सारे संसाधन है फालतू पड़े हुए हैं, हमारे ज्यादा यूज में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कि उनका यूज हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे कि जल, जल है तो कल है, वो हमारे लिए एक संसाधन है और अनिवार्य संसाधन है कि उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अनिवार्य संसाधन है, इसके अलावा सामग्री के स्रोत, कि ये जो सामग्री है इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, उस प्रकार के संसाधन, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत, कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो ये हमारा एक मानदंड है। अब हम आगे देखते हैं जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, कि भाई जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कौन से। हमने संसाधन तो पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से संसाधन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन उस वायु के बिना संभव नहीं है जिससे हम श्वास लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, श्वास लिए बिना कोई इंसान जीवित रह सकता है क्या, कि मैं बिना सांस के रह सकता हूँ? आप रह भी सकते हो, बहुत सारे धुरंधर है कि मैं 1 मिनट तक रुक सकता हूँ, 2 मिनट तक रुक सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्या, निकल जाएगा ना दम, ठीक है, नहीं रोक सकते। तो हम वायु के बिना, जिससे हम सांस लेते हैं, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक है। उस जल के बिना जिसे हम पीते हैं, तो ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं शुरू से कि भाई जल है तो कल है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें तो हम सुनते ही आ रहे हैं ना कि जल है तो कल है, तो जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। और उस भोजन के बिना जो हम खाते हैं, ठीक है, हम ये सब वायुमंडल, नदियों और सरोवरों में से, ठीक है, मृदा के कृषि कार्य और अन्य सजीव वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि जल हमें नदियों से, सरोवर से मिल रहा है, ठीक है। खाने के लिए भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, कि मृदा के अंदर जो कृषि का कार्य किया जाता है वहां से हमें क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी सजीव वस्तुएं, उनके माध्यम से हम यह सब प्राप्त करते हैं। हम उस वायु को नहीं बना सकते जिससे हम श्वास लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई सही बात है, कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि हाँ मैं वायु बना सकता हूँ या फिर मैं जल बना सकता हूँ। ये सब प्रकृति की चीजें हैं यार, ठीक है, ये सब ऊपर वाले की कुदरत है। तो हम लोग नहीं बना सकते इस चीज को, ये कुदरत है भाई। वायु को नहीं बना सकते जिससे हम सांस लेते हैं, हम उस जल को भी नहीं बना सकते जिसे हम पीते हैं, और उस मृदा को भी हम नहीं बना सकते जो हमें भोजन देते हैं। ये सब प्राकृतिक चीजें, ठीक है, ये सब कुदरत है। तो इन चीजों से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम सोचे आज तो मैं जा रहा हूँ भाई साहब मिट्टी बनाऊंगा, कैसे बनाओगे भाई मिट्टी, हाँ क्या, कहाँ से लाओगे सोर्स मिट्टी बनाने के? मैं तो पानी बनाऊंगा जा करके। कैसे बनाओगे पानी? अगर कोई बना सके तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं, ठीक है। अब आइए आगे, सामग्री के लिए संसाधन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सामग्री के लिए संसाधन क्या है, इसका मतलब क्या है। अब हम ये देख लेते हैं एक बार। देखिए मनुष्य प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। भौतिक वस्तु मतलब जैसे कि ये पेन है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ठीक है, ये सब का यूज हम कर रहे हैं, इन सब का निर्माण हम कर रहे हैं। हम इनका प्रयोग अपनी उपयोगिता हेतु ऐसी सुंदर वस्तुओं के निर्माण में करते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाती है, ठीक है। जैसे कि लकड़ी के एक टुकड़े को कुर्सी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अथवा या तो आप जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी से आप क्या कर रहे हो, कुर्सी बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी सजावट की वस्तुएं भी होती है ना, वो सब भी हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि शिल्पित करके उसकी प्रतिमा बनाई जा सकती है, ठीक है। भारत की भौगोलिक विविधता हमें लकड़ी से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि भारत की जो भौगोलिक विविधता है ना बच्चों, वो हमें क्या करती है, देखना, लकड़ी से लेकर संगमरमर, लकड़ी से लेकर के संगमरमर और कोयले से लेकर के सोने तक के विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से संसाधन जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। अब संसाधनों में भारत की जो भौगोलिक विविधता है, मतलब भौगोलिक जो स्थिति होती है किसी भी देश की, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझे, अब हमारे भारत में तो देखो बहुत सारी विविधता है, तो कृषि भी की जाती है,
ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कि जो खाड़ी देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, ईरान है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, कृषि, ये सबको बढ़ावा नहीं दे सकते, इन लोगों के यहाँ नहीं होती ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक विविधता है, वहाँ का जो भूगोल है वो किसके लिए है, सिर्फ तेल के लिए। वहाँ से कच्चा तेल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ का जो भूगोल है वो इस तरीके का है, तो वहाँ पर कृषि नहीं होती। और हमारे इंडिया में क्या है, हमें कच्चा तेल और ये सब चीज़ें उतनी मात्रा में हम लोगों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है। तो इस तरीके से भूगोल का बहुत बड़ा रोल है संसाधनों में। ठीक है, ऊर्जा के लिए संसाधन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, ऊर्जा के लिए संसाधन। ठीक है, तो एक बार इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। बोर तो नहीं हो गए ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? अभी हम थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे आगे चल के। अभी थोड़ा सा क्या है, पढ़ लेते हैं, हमें क्योंकि देखना है कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है, तो आपको क्या है कि भाई समझना है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या है, ऊर्जा के लिए संसाधन। ठीक है, मतलब जो भी ऊर्जा है उसके लिए क्या संसाधन हमें मिल रहे हैं, तो वो हमें देखना है। देखिए, ऊर्जा जो है वो आधुनिक जीवन की क्या है, आदर्श है। भैया अगर ऊर्जा नहीं हो ना तो हम बहुत ज्यादा पुराने जमाने में पहुंच जाए। अब आप ये सोचो, ऊर्जा से क्या बन रहा है, जैसे कि विद्युत है। ठीक है, लाइट चली जाए अगर हमारी 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो किसी पागल पागल से फिरते हैं ना सब। ठीक है, आजकल तो इन्वर्टर वगैरह है, लेकिन जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है सब पागल से हो जाते हैं सब लोग कि भाई लाइट चली गई, लाइट चली गई। तो पहले के जमाने में लोग कैसे रहते थे? तो आधुनिक जीवन जो है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, उसके लिए लाइट क्या है, विद्युत जो है, ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ लाइट जो है, विद्युत ऊर्जा ही नहीं, और भी जितनी भी ऊर्जा है वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि विद्युत हमारे भवन, परिवहन, ठीक है, सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। आजकल लाइट के बिना यूं समझो कि कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल सा हो गया है। ठीक है, सारे काम रुक जाते हैं। यह ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। तो ये जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। ऐसे नहीं है कि ऊर्जा जो है वो हमें कहीं भी मिल जाती है। ठीक है, वो हमें प्राकृतिक स्रोतों से ही मिलती है। जैसे कि देखिए, कोयला, ठीक है, जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा। अब हवा जो है, हवा से हमें क्या मिलती है, पवन ऊर्जा मिलती है। सूर्य का प्रकाश है, उससे हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोयला और जल, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है लाइट बनाने में। ये जो लाइट अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास जो लाइट है, इसका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कैसे हो रहा है? लाइट कैसे बन रही है भाई? कोयले से और जल से। कोयले को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, उसके ऊपर पानी को रखा जाता है। पानी जब भाप में चेंज होगा, क्योंकि जब हम पानी को गर्मी देंगे तो वो भाप में परिवर्तित होगा, फिर उस भाप को टरबाइन और जनरेटर के माध्यम से लाइट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसका भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा डायग्राम है। यहाँ पे नदी का जल एक नवीकरणीय संसाधन तब तक है, ठीक है, जब तक हिम नदों और वनों का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये जो नदी का जल है, यहाँ पे जो इतना प्यारा खूबसूरत सा ये नदी का डायग्राम दे रखा है, ये देखिए कितना प्यारा है, लग रहा है ना मस्त देखने में। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो अभी के डायग्राम है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है डायग्राम, आप देखिए एक बार। ये आपको दिख गया। दूसरा है, यदि हम वनों को पुनर्जीवित होने दें तो सीमित मात्रा में लंबे समय तक उनसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम वनों का ख्याल रखें, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम पूरे धड़ल्ले से वनों को काटे जा रहे हो, हमें कोई परवाह ही नहीं है आने वाली पीढ़ी की या फिर अभी हमारे आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आप ऐसे धड़ल्ले से काटे जा रहे हो, कोई परवाह नहीं करोगे, तो आपको आने वाले टाइम में आपकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी। आने वाली पीढ़ी तो अभी बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अगर हम उन्हें पुनर्जीवित होने दें तो सीमित मात्रा में लंबे समय तक हम क्या है भाई, लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं उनसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसके बदले में बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और वनों की अंधाधुंध कटाई हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके सामने ये पॉइंट आया है ना, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आपको ये बहुत काम आने वाला है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताएं, और ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट।